नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु कुमार चौधरी। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा ज्योमेट्रिक डिज़ाइन। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक डिज़ाइन में सबसे पहले आता है इंपॉर्टेंस ऑफ ज्योमेट्रिक डिज़ाइन। ठीक है, तो द ज्योमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ अ हाईवे डील्स विद द डायमेंशन एंड लेआउट ऑफ अ विजिबल फीचर्स ऑफ द हाईवे सच एस अलाइनमेंट, साइड डिस्टेंस एंड इंटरेक्शन। तो जो हाईवे डिज़ाइन का जो कॉन्सेप्ट है उसमें क्या क्या आता है, वो होता क्या बेसिकली। तो हाईवे डिज़ाइन के अंदर हम कंसिडर करते हैं विजिबल फीचर्स को। ठीक है, जैसे कि अलाइनमेंट कैसा होगा। ठीक है, अलाइनमेंट के बाद में साइड डिस्टेंस एंड इंटरेक्शन। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ हाईवे डिज़ाइन इज टू प्रोवाइड ऑप्टिमम एफिशिएंसी इन ट्रैफिक ऑपरेशन विथ मैक्सिमम सेफ्टी एट रीजनेबल कॉस्ट। ठीक है, तो हाईवे डिज़ाइन में क्या आता है, अपन को मैक्सिमम सेफ्टी देनी है, एफिशिएंसी देनी हो ट्रैफिक ऑपरेशंस को विथ अ रीजनेबल कॉस्ट, मतलब इकोनॉमिक होना चाहिए, सेफ होना चाहिए और ईजी टू ऑपरेट होना चाहिए। ठीक है, ज्योमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ हाईवेज डील्स विथ फॉलोइंग एलिमेंट्स। सबसे पहला आता है कि हाईवे ज्योमेट्रिक डिज़ाइन में किस किस को अपन डील डील करते हैं, क्या क्या डिज़ाइन करते हैं। तो क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स, क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स में क्या हो गया, इसका अलाइनमेंट हो गया। ठीक है, उसका क्रॉस ड्रेनेज हो गया, उसकी स्लोप हो गई, क्रॉस स्लोप होगी। ठीक है, ये हो गया क्रॉस सेक्शन। उसकी विड्थ कितनी होती है, डेप्थ कितनी होगी, बेस मटेरियल क्या होगा, बेस पेमेंट की क्या थिकनेस रहेगी, ये सब उसमें आता है क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स में। ठीक है, कितना फिलिंग होगा, कितना कटिंग होगा। उसके बाद में आता है साइड डिस्टेंस कंसिडरेशन। साइड डिस्टेंस कंसिडरेशन मैं आपको पहले भी उसका लेक्चर बना चुका हूँ। तो उसमें कहा गया है कि साइड डिस्टेंस मतलब स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस होती है, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस होती है, कि कम से कम कितनी दूरी रिक्वायर होगी अगर किसी हाईवे अलाइनमेंट के अलॉन्ग देखा जाए किसी व्हीकल को रुकने के लिए, अगर वो डिज़ाइन स्पीड पे चल रहा हो तो। ठीक है, उसके बाद में आता है ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, कि एक व्हीकल को, फास्ट मूविंग व्हीकल को स्लो मूविंग व्हीकल को स्लो मूविंग व्हीकल को क्रॉस करने के लिए या ओवरटेक करने के लिए कितनी डिस्टेंस की आवश्यकता होगी। ठीक है, उसके बाद में हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट डिस्टेंस, कितनी, जैसे मान लीजिए मैंने बताया था पिछले अलाइनमेंट का, जब मैंने बताया था कि कितना अंड्यूलेशन है वहाँ पे। ठीक है, तो होता है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। ठीक है, कितना कर्व देना पड़ेगा, ये आ गया वर्टिकल अलाइनमेंट में। सॉरी, मैं उल्टा बोल गया। जो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट आएगा वो आएगा कितना कर्व देना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, अगर उसका डायरेक्शन इन द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ अलाइनमेंट आ रहा है तो वहाँ पे कौन सा कर्व देना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट डिटेल्स में आ जाएगा। और यदि अंडुलेशन है, कोई कर्व है, कोई पहाड़ी है, कोई वैली है, वहाँ से अगर रोड को निकालना तो कितना फिलिंग कटिंग देना पड़ेगा। और जैसे मान लो कोई सुमिट है, कोई वैली है, वहाँ पे कर्व देने पड़ते हैं। ठीक है, तो वो कितना देना पड़ेगा, ये आएगा वर्टिकल अलाइनमेंट डिटेल्स में। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। फिर आएगा इंटरसेक्शन एलिमेंट्स, कि इंटरसेक्शन पे कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए, इंटरसेक्शन से कितनी विजिबल डिस्टेंस में इंटरसेक्शन होना चाहिए अगर किसी गाड़ी को अचानक से रोकना पड़े तो। ठीक है, तो ये सब किस में आता है, हाईवे ज्योमेट्रिक डिज़ाइन में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो डिज़ाइनिंग कंट्रोल्स एंड क्राइटेरिया, तो क्या क्या क्राइटेरियाज होते हैं, क्या क्या अपन को कंट्रोल देखना पड़ता है डिज़ाइन के लिए, कि डिज़ाइन को क्या क्या चीज़ें कंट्रोल करती है और क्या क्या उसका क्राइटेरिया होता है। तो सबसे पहले आता है डिज़ाइन स्पीड। ठीक है, डिज़ाइन स्पीड मतलब मैक्सिमम कितनी स्पीड रख सकता है कोई व्हीकल। ठीक है, ताकि उसको कोई दिक्कत नहीं आए, और मिनिमम कितनी स्पीड पे चल सकता है। देखिए, मिनिमम स्पीड भी रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि अगर मान लीजिए सारे व्हीकल स्लो स्पीड में चलेंगे तो जो मान लीजिए आपने एनएच डिज़ाइन किया, उसका पर्पज़ सॉल्व नहीं होगा ना अगर स्लो स्पीड में वहाँ पे चलेंगे। ठीक है, तो पर्पज़ भी सॉल्व होना चाहिए। तो मिनिमम स्पीड भी होती है और मैक्सिमम डिज़ाइन स्पीड भी होती है। उसके बाद में आता है टोपोग्राफिक, कि वहाँ का टोपोग्राफी कहता है प्लेन एरिया है, रोलिंग टेरेन है, हिली एरिया है। ठीक है, तो ये सब उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू टेरेन ही वहाँ पे डिज़ाइन स्पीड डिज़ाइन की जाती है। ठीक है, ट्रैफिक फैक्टर्स हो गए, स्लो मूविंग ट्रैफिक है, फास्ट मूविंग ट्रैफिक है, जैसा भी ट्रैफिक है उस हिसाब से। उसके बाद में, ठीक है, डिज़ाइन हाउली वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटी हो गया, एनवायरमेंटल एंड अदर फैक्टर्स हो गए। ठीक है, ये सब इसमें कंट्रोल्स में आते हैं। अब आता थी, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि डिज़ाइन स्पीड, डिज़ाइन स्पीड, तो डिज़ाइन स्पीड होता क्या है। तो इन इंडिया डिफरेंट स्पीड स्टैंडर्ड्स हैव बीन असाइंड फॉर डिफरेंट क्लास ऑफ रोड्स। मैंने आपको जब रोड क्लासिफिकेशन बताया था उसमें बताया था कि एक्सप्रेस वे के लिए जो डिज़ाइन स्पीड होती है वो 120 kmph होती है, जबकि स्टेट हाईवेज़ के लिए 80 kmph मैक्सिमम स्पीड होती है, डिज़ाइन स्पीड होती है। ठीक है, तो अलग अलग हाईवेज़ के लिए, अलग अलग रोड्स के लिए अलग अलग डिज़ाइन स्पीड का क्राइटेरिया रखा गया है। ठीक है, डिज़ाइन स्पीड में बी मोडिफाइड डिपेंडिंग अपॉन द टेरेन कंडीशन। टेरेन मतलब वहाँ की टोपोग्राफी कैसी है। ठीक है, जैसे हिली रोड्स के लिए डिज़ाइन स्पीड कम होगी, सेम रोड की बात करो, जैसे मान लिया एनएच डिज़ाइन करना है तो हिली रोड्स के लिए एनएच में स्पीड कम होगी एज कम्पेयर टू प्लेन टेरेन। ठीक है,
क्योंकि टेरेन के ऊपर भी डिज़ाइन स्पीड बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। फिर आती है टोपोग्राफी। अभी मैं बोल रहा हूँ कि बार बार प्लेन टेरेन है, रोलिंग टेरेन है, माउंटेन टेरेन है, स्टीप टेरेन है, ये कैसे डिफाइन होता है? तो डिफाइन होता है उसकी क्रॉस स्लोप के आसान पे, ठीक है। जनरली स्लोप, जनरल स्लोप है क्रॉस स्लोप। जिस क्रॉस स्लोप का कॉन्सेप्ट ऐसे समझिए आप कि आपको 1 मीटर चलने के लिए कितना ऊपर जाना पड़ा, ठीक है। अगर ये थीटा हो गया यहाँ पे, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा और अच्छा बनाने की कोशिश करता हूँ, देखें। ठीक है, तो ऐसे बनेगा, तो ये आपके यहाँ पे बन जाता है थीटा, ठीक है। और ये 1 और ये अगर एल मान लो या ई मान लो कुछ भी, तो 1/e/1 इक्वल्स टू टेन थीटा। तो ये टेन थीटा क्या कहलाता है? आपकी क्रॉस स्लोप, ठीक है, कहलाता है। अगर इसका मान 10% से कम है, यानी अगर ये 10 है और ये 1 है, सॉरी, अगर ये 100 है और ये 10 है, ठीक है, तो अगर 100 मीटर चलने पर अपन को 10 मीटर की ऊंचाई जानी पड़ती है, तो इसको 10% बोलेंगे। तो अगर 10% से कम है, क्रॉस स्लोप 10% से कम है, तो इसको बोलेंगे प्लेन टेरेन, ठीक है। प्लेन मतलब समतल, ठीक है। दूसरा था रोलिंग। रोलिंग में क्या होता है कि जो क्रॉस स्लोप का मान होता है वो 10 से 25 के बीच में होता है, 10% से 25% के बीच में होता है। फिर माउंटेनियस टेरेन है, वो 25 से 60 के बीच में होता है। माउंटेनियस जो टेरेन है वो 25 से 60 के बीच में होता है। और जो स्टीप टेरेन है वो 60% से ज़्यादा होता है, ठीक है, वो 60% से ज़्यादा होता है। तो इस तरह से मैंने 4 कैटेगरी है, प्लेन, रोलिंग, माउंटेनियस और स्टीप टेरेन, ठीक है। फिर उसके बाद में था ट्रैफिक फैक्टर्स। तो ट्रैफिक फैक्टर्स मैंने बता दिया आपको कि कैसा, किस प्रकार का ट्रैफिक है, स्लो मूविंग है या फास्ट मूविंग है, दूसरा व्हीकुलर है या फिर ह्यूमन ज़्यादा होता है ना, जैसे बैलगाड़ी वगैरह है, या फिर कैसा ट्रैफिक है, उस हिसाब से रोड डिज़ाइन की जाती है। व्हीकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रोड यूजर्स, कि व्हीकल कौन से हैं और ह्यूमन कौन से चलाने वाले, एजुकेटेड है कि अनएजुकेटेड है, वो सब देखा जाता है। डिफरेंट व्हीकल क्लासेज हैव डिफरेंट स्पीड एंड एक्सेलरेशन कैरेक्टरिस्टिक, डिफरेंट डायमेंशन एंड वेट्स। जैसे कि अगर मान लीजिए आपने विलेज रोड डिज़ाइन की हो, तो वहाँ पे है ना फास्ट मूविंग व्हीकल तो चलेंगे नहीं, वहाँ पे तो ट्रैक्टर चलेगी, बैलगाड़ी चलेगी, ठीक है। और अगर जब हाईवे की बात करें तो वहाँ पे ट्रैक्टर ट्रॉली ना चल के फास्ट मूविंग व्हीकल्स आते हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए हैवी व्हीकल्स आते हैं जिनकी डायमेंशन ज़्यादा बड़ी होती है। तो उस हिसाब से आपका रोड डिज़ाइन किया जाता है, ठीक है। ह्यूमन फैक्टर्स इंक्लूड द फिजिकल, मेंटल एंड साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ड्राइवर एंड पेडेस्ट्रियन, ठीक है। जैसे अभी मैंने बताया कि जो यूज़र है, रोड यूज़र है, वो एजुकेटेड है कि नहीं है, उसको ट्रैफिक रूल्स की जानकारी है कि नहीं है, ठीक है। जैसे गांव की रोड है, वहाँ पे इतने ज़्यादा ना तो व्हीकल्स होते हैं, ना लोगों की इतनी ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो वहाँ पे इतने रेगुलेटर्स नहीं दी जाती है, रोड ज़्यादा चौड़ी नहीं की जाती है, आराम से सिंगल लेन के रोड्स बना दी जाती है, ठीक है। तो ये सब फ़र्क पड़ता है। उसके बाद में कैपेसिटी की बात की जाती है कि हावरली वॉल्यूम कितना है, कैपेसिटी कितनी है। तो वॉल्यूम फ्लो फ्लक्चुएटिंग द विद टाइम, लो वैल्यू ड्यूरिंग पीक आवर्स ऑफ द हाईएस्ट वैल्यू ड्यूरिंग द पीक आवर्स, इट इज एन इक्वल टू डिजाइन द रोड वे फॉर पीक ट्रैफिक फ्लो। अब देखिए ऐसा कैसा कहा गया कि पीक ट्रैफिक फ्लो के लिए, देखो ऐसा कहा जा रहा है कि जो हावरली वॉल्यूम होती है ना वो समय के साथ साथ चेंज होती है, कभी कभी क्या होता है कम भी होती है, कभी कभी ज़्यादा होता है। ऐसा ऐसे होता है कि जो सुबह और शाम का टाइम होता है वहाँ पे जो वॉल्यूम है, ट्रैफिक वॉल्यूम, वो ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू बाकी दिन। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए सुबह 9 बजे से बाद ऑफिस टाइम रहता है, स्कूल टाइम रहता है, तो मैक्सिमम ट्रैफिक तब निकलता है। फिर दिन में कुछ ट्रैफिक होता है जो लोकल ट्रैफिक होता है, उसके बाद में जब शाम को ऑफिस छूटता है, स्कूल छूटता है, तब ज़्यादा ट्रैफिक होता है, ठीक है। तो अगर अपन मान लीजिए मैक्सिमम ट्रैफिक के लिए डिज़ाइन कर देंगे किसी रोड को, तो होगा क्या, जो बाकी के आवर्स हैं, ये तो देखिए घंटे भर की बात है, बाकी के जो आवर्स हैं उस समय ट्रैफिक रहेगा नहीं इतना, तो वो रोड अनयूज्ड रहेगी। तो ऐसी कंडीशन में अगर मान लीजिए अपने हैवी ट्रैफिक के लिए या ज़्यादा ट्रैफिक के लिए रोड डिज़ाइन कर दिया, तो वो अनइकोनॉमिकल हो जाएगा, ठीक है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स में एस्थेटिक होना चाहिए, लैंडस्केप, एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, ये सब देखा जाता है। EIA एनवायरमेंट असेसमेंट, EIA होता है एनवायरमेंटल इन्वेस्टिगेशन असेसमेंट करके एक प्रोग्राम होता है, उसकी क्लियरेंस लेनी पड़ती है कोई भी प्रोजेक्ट बनाने से पहले कि उसका क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।